हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे हम लोग धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे आधुनिक यूरोप का उदय। इस चैप्टर का जो आगे का जो कोर्स है वो है धर्म सुधार आंदोलन। मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण था। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल लैटिन भाषा में लिखा गया था। सामान्य लोग इस लैटिन भाषा को नहीं समझते थे। तो क्या है, लैटिन एक भाषा है जिसमें जो बाइबिल जो है वो ईसाइयों का जो है आपका धर्म ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का जो है आपका पुराण, जैसे गीता, भागवत, महाभारत जो है आपका धर्म ग्रंथ है, ठीक है। मुस्लिमों का जो है कुरान है, वैसे ईसाइयों का जो बाइबिल होता है। तो बाइबिल जो ग्रंथ जो था वो लैटिन भाषा में लिखा गया था। और लैटिन भाषा में होने की वजह से जो है सामान्य लोग इस भाषा को नहीं समझ पाते थे। लोगों की सज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए जो ईसाई धर्म की गुरु जो था वो कर्मकांडों को जो है बढ़ावा देते थे। वह धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया करते थे। धर्म संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन आरंभ हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। मतलब यूरोप से ही जो था वहाँ पे धर्म पर सुधार करने के लिए एक आंदोलन संचालित किया गया, जिसको धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया। उन दिनों के विचारकों उनके एक दार्शनिक हुआ करते थे, शिक्षा सारथी हुआ करते थे, ठीक है। या हम उसको जो है धर्म सुधारक जो होते थे उनको कहा गया विचारकों। तो विचारकों जो थे वो धर्म संस्थाओं से व्याप्त जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। बाइबिल का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया गया ताकि सामान्य लोग अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ सकें। मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन धर्मगुरु ने धार्मिक संस्थाओं की दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य भी जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि आप लोगों को धर्मगुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर स्वयं बाइबिल पढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब धर्म गुरु द्वारा कही गई जो बातें हैं, उसके जो कथन हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि बाइबिल खुद पढ़िए और धर्म के तत्वों को समझिए। उसने ईसाई धर्मगुरु के प्रमुख जो पोप है ना, पोप एक पद है जो है ईसाई गुरु के जो धर्म का उच्च पद होता है, उसकी निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का विरोध अर्थात प्रोटेस्ट किया। इसलिए उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप पोप के दबदबे में कमी आई। पोप के वर्चस्व से परेशान यूरोप के कुछ शासकों ने भी पोप का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया। इनमें इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम भी एक था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक विचारों का सूत्रपात कर पुनर्जागरण को संभव बनाया, अर्थात पुनर्जागरण जैसे जो कार्य जो था वो संचालित किया, ठीक है। यह रहा आपका धर्म सुधार आंदोलन। फिर देखिए राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। तो 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों का सत्ता जो था वो एक तरीके से छीन होना चालू हो गया, मतलब एक तरीके से लोप होता गया। राजाओं का जो महत्व बढ़ने लगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले समान भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक तथा आर्थिक हित संबंध वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे सारी सत्ता राजा के हाथों में केंद्रित हो गई और वह प्रबल हो गया। इन सब कारणों से यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ और इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता माना गया। यहाँ पे दिया है यूरोप का एशिया के साथ व्यापार। तो नवजागरण के साथ ही महान खोज यात्राओं का भी युग आरंभ हुआ। भारत और यूरोपीय देशों के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। जल और थल दोनों ही मार्ग से भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता था, ठीक है। पहला मार्ग जो था फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ समुद्री मार्ग, और दूसरा जो था एशिया से मिस्र होकर यूरोप के लिए जाने वाला थल मार्ग। फिर आगे देखिए यहाँ पे नए मार्गों की खोज। तो इस्तांबुल नगर यूरोप एवं भारत के व्यापारिक मार्ग का मुख्य द्वार था। मतलब जो भी व्यापारिक संबंध है या व्यापारिक कार्य जो होता था वो इस्तांबुल पे हुआ करता था यूरोपीय क्षेत्र में। तो यूरोपीय व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए एशिया के इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था, किंतु इस्तांबुल पर तुर्की कब्जे के बाद यूरोप से भारत को जोड़ने वाला यह एकमात्र व्यापारिक थल मार्ग बंद हो गया। अरब व्यापारी अब एशियाई
देशों से मूल्यवान रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती तथा रेशमी वस्त्र, शक्कर इत्यादि यूरोप ले जाते थे। यह माल इटली के जिनेवा, वेनिस, मिलान इत्यादि शहरों में उतारा जाता था, जहाँ से यूरोपीय व्यापारी उस माल को भारी चुंगी देकर, मतलब ज़्यादा पैसा देकर जो है या टैक्स देकर जो है खरीदते थे और यूरोप के विभिन्न बाज़ारों में ले जाकर बेचते थे। यूरोप में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी, लेकिन व्यापारी अब अरब के व्यापारियों को हटाकर भारत में सीधा व्यापार करना चाहता था। इसलिए उन्होंने नए व्यापारिक मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इस कार्य में यूरोप के कई महत्वाकांक्षाओं, शासकों एवं रानियों ने भी उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान किया गया। कुतुबनुमा दिशाओं का ज्ञान करने वाला एक यंत्र है। इसका आविष्कार भी नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से लंबी लंबी समुद्री यात्राएं की। ठीक है, कुतुबनुमा जो सी बड़ी बड़ी जहाज़ों में जो लगने वाली जो दिक्सूचक यंत्र जो होता है उसको कुतुबनुमा कहा गया। फिर व्यापारिक स्पर्धा स्टार्ट हुआ, व्यापारवाद का उदय हुआ। तो व्यापारिक स्पर्धा में देखें तो वहाँ पे नए भूभागों का पता लगते ही पुर्तगाली अन्य यूरोपीय व्यापारी वहाँ आने लगे। इस व्यापार से उन्हें भारी लाभ होने लगा। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस तथा हॉलैंड भी इस स्पर्धा में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ाई। ठीक है, सामुद्रिक शक्ति मतलब जो समुद्री मार्ग जो थे उसके आधार पर अपने नाविकों को लंबे समुद्री अभियानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया और फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों के बीच व्यापारिक स्पर्धा जो है वो प्रारंभ हो गया। 17वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार यूरोप की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक बन गया तथा व्यापार में वृद्धि करना शासकों की प्रमुख नीति बन गई। साथ ही व्यापारवाद का उदय हुआ। अब यहाँ देखिए व्यापारिक कंपनी की स्थापना। तो व्यापारियों को विदेशी व्यापार में अपार लाभ तो थे, मगर इसके लिए कठिनाई और खतरे भी कम नहीं थे। इन कठिनाइयों से बचने के लिए व्यापारिक कारीगरों को काम देने, तैयार माल इकट्ठा करने, माल का भंडारण करने जैसे अनेक कामों को सामूहिक रूप से करने में मदद देने लगे। इस प्रकार व्यापारिक कंपनियों की स्थापना तेज होता गया। यूरोप में व्यापार वृद्धि के परिणाम। तो यूरोप के व्यापार में हुई तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो है वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए, जो इस प्रकार है। सबसे पहला जो है आपका आर्थिक प्रभाव। तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा। मध्यकाल में प्रचलित वस्तु विनिमय की पद्धति के स्थान पर जो है सोने, चांदी और सिक्के आर्थिक लेन देन के एक माध्यम बन गया। अब लंदन, ब्रिस्टल जैसे अनेक नए व्यापारिक केंद्रों के उदय हुआ और व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध करने वाले बैंकों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि हुआ, आर्थिक प्रभाव में वृद्धि हुआ। फिर सामाजिक प्रभाव देखें तो सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत व्यापारियों में संबंधित अनेक व्यवसाय भी वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यावसायिकों का एक मार्ग अस्तित्व में आया, जिससे मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। ठीक है। फिर राजनीतिक प्रभाव अगर देखें तो व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। व्यापारियों ने या व्यापारी वर्ग ने अपने हित के लिए राजसत्ता का समर्थन किया, तो व्यापारियों को देश की जो संपन्नता का आधार मानकर शासकों ने भी व्यापारियों की हर संभव सहायता प्रदान की। इससे देश में व्यापारी वर्ग को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगे। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही यूरोप में साम्राज्यवाद का पतन भी आरंभ हुआ। एक नई व्यवस्था जिसे पूंजीवाद कहते हैं अस्तित्व में आने लगी। यानी कि उस समय जो था व्यापारियों के पास काफ़ी मात्रा में जो है पूंजी आता गया, अर्थात लाभ कमाते गए, और इसी लाभ के एवज में जो है वो एक पूंजीपति या पूंजीवाद जैसी व्यवस्था जो था समाज में स्थापित हो गया। पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। पूंजीपति उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल के तथा कारखानों में मशीनों से तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था लाभ कमाना अर्थात मुनाफा कमाना। वस्तुओं की बिक्री पर भी उन्हीं का नियंत्रण था। श्रमिक लोग वस्तुओं के उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। अब आगे यहाँ पे दिया है उपनिवेशों की स्थापना। उपनिवेश मतलब यहाँ पे छोटे छोटे राज्यों को जो है एक शक्तिशाली राज्यों के द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, वो उपनिवेश कहलाया। तो यूरोपीय देश जो थे वह व्यापारिक संबंध स्थापित करते हुए या व्यापारिक क्षेत्र को और वृद्धि करते हुए उन्होंने कई ऐसे राष्ट्र जो थे जिनको अपने उपनिवेश बनाया, ताकि आसानी से उनको कच्चे माल वहाँ से प्राप्त
होता रहे। देखिए, आप यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप के संपूर्ण प्रदेशों को हस्तगत किया, अपने हाथों में लिया और वहाँ उसने उपनिवेश स्थापित किए। स्पेन में मुख्यतः दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका में अपनी सत्ता स्थापित की और इंग्लैंड उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागर के तटवर्ती भागों में अपने उपनिवेश बनाया। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया पर डचों ने भारत पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने, तदनंतर अंग्रेजों, डचों एवं फ्रांसीसियों ने कब्जा जमाया और आगे चलकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी यूरोपियों से अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने उद्योगों के लिए अधिकाधिक कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपनिवेशों पर मनमाने प्रतिबंध लगाए। उन कच्चे माल से अपने उद्योगों को चलाया और अपने तैयार माल को भी वापस लेने उन्हीं देशों से ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। इस प्रकार वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते थे। इस प्रकार उन्होंने आर्थिक शोषण भी किया। अब यहाँ देखिए, उपनिवेश यूरोपीय राष्ट्रों को व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धनलिप्सा का ही परिणाम था कि उपनिवेशवाद के दो बड़े परिणाम हुए। पहला था कि अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में आपस में संघर्ष होने लगे, युद्ध होने लगे, अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बदल गए। ठीक है, अपने अधीनस्थ उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने वहाँ की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा, जिससे उन औपनिवेशिक राष्ट्रों के समग्र संसाधनों को न सिर्फ भरपूर शोषण हुआ बल्कि वे अशिक्षा और पिछड़ेपन के सारे गर्त में भी डूबते चले गए। मतलब उनकी स्थिति जो था और गंभीर होता गया। तो बेटा ये रहा आपका यूरोप में आधुनिक यूरोप का उदय नामक जो चैप्टर जो है उनका जो है आपका पाठ्य सारांश। अब आगे हम लोग देखेंगे कल इसके जो प्रश्न उत्तर जो है दिया गया है यहाँ पे उसके आंसर। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।